दैट इज फॉल्स। याद रखना, रस्टिंग या कोरोजन जिसे हम कहते हैं, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, आई मीन ऑक्सीडाइज्ड लेयर, इट्स आल्सो ड्यू टू कार्बोनेट एंड सल्फाइड लेयर फॉर्मेशन। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एग्जांपल है रियल लाइफ। क्यों वो ग्रीन कलर का दिखता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी? एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। it's copper and plus some other alloy which it is made up of. So it forms carbonate layers over a period of time which have greenish appearance. Okay, तो याद रखना। लेकिन रस्टिंग तो ऑक्साइड से होती है ना? रस्टिंग, हाँ ठीक है, बट यहाँ डल अपीयरेंस की बात हो रही थी। डल अपीयरेंस ह्यूमिडिटी भी तो आएगा। नहीं, यहाँ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड रस्ट होके तो ह्यूमिडिटी, डल ही तो appearance देगा वो। ह्यूमिडिटी में वही है ना भाई, वो प्रेजेंट है ना, वाटर और ऑक्सीजन, वो बेसिक क्राइटेरिया है जो रस्टिंग के लिए नेसेसरी है। ऑक्साइड लेयर की बात हो रही, सिर्फ ऑक्साइड लेयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना डल अपीयरेंस के लिए, कार्बोनेट लेयर्स और सल्फाइड लेयर्स ये भी हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट, मोस्ट मेलेबल मेटल अमंग द फॉलोइंग इज, भाई साहब 6 और 3 9 और 2 11 लोगों ने गलतियां की हैं इसमें, बताओ। सिल्वर। इस क्लियरली शोज तुम लोग रीड नहीं कर रहे हो, वो 11 बंदे जो भी हैं। ऑफ कोर्स सिल्वर इज द मोस्ट मेलेबल मेटल, नाइदर इज आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। आफ्टर गोल्ड ना? गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही काफी मेलेबल हैं, साफ लिखा है बुक में, साफ। ठीक है, नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज क्या? डक्टिलिटी या मेलेबिलिटी? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी। मैंने मेलेबिलिटी कहा तो वो फॉल्स हो गया ना स्टेटमेंट। यस सर। नेक्स्ट, मेटल्स आर प्रेफर्ड एज मटेरियल टू मेक यूटेंसिल्स बिकॉज, ध्यान से सुनो, यूटेंसिल का क्या काम है? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड कंडक्टर होना चाहिए ना हीट मेल्ट का, ना हो। गुड कंडक्टर होना चाहिए हीट का, यस। तभी तो खाना गर्म होगा। नेक्स्ट, आपके पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेलेबल, ताकि आप जो भी उस पर्टिकुलर यूटेंसिल को शेप देना चाहो इजिली दे पाओ जब वो हाई मेल्टिंग मैन्युफैक्चर किया पॉइंट। जाता है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट, ताकि जब कुकिंग करें यानी कि मेटल ही पिघल गया और जो भी खाना था उसके अंदर स्टोर्ड, स्पिल ओवर, आई मीन इट जस्ट गॉट आउट ऑफ द यूटेंसिल, तो उसने अपना पर्पस किया ही नहीं फिर सॉल्व। तो आई होप ये क्लियर है कि इसका ऑप्शन क्यों होना चाहिए, मेलेबल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, so connect all the यस सर। dots. Next है, why which metal among the following is a लेड। poor conductor of heat? लीड। लेड उसको प्रोनाउंस करते हैं आदित्य, खैर ठीक है। लीड, तुम ऐसा लग रहे हो जैसे सर वो गुड सीबीआई वाला गेम कंडक्टर ऑफ खेल रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी है। लीड और चोर पुलिस वाला रोल। क्या कह रहे हो? गुड सर कंडक्टर ऑफ लेड इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, लेकिन बैटरीज में यूज होता है। हाँ लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके नेक्स्ट, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू। यस, one of the best, so it makes its name in, you know, the best names. So PVC coating over wire is provided because, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल से गुड कंडक्टर ऑफ कि इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट तुम नेकेड तो मेटल को बॉडी में छू फ्लो हो लोगे, जाएगा। हाँ, you have a high chance to get electrocuted. Next, in which case metals will produce more sound? ब्रास रॉड। ब्रास रॉड। रीजन बताएगा क्यों? सर क्योंकि वो क्योंकि हाई हार्ड, डेंसिटी। ज्यादा हार्ड। हार्ड, गुड, हार्ड हाई डेंसिटी। याद रखना, सोनोरिटी वाली प्रॉपर्टी तभी फुलफिल होगी व्हेन मेटल इज स्ट्रक विद अ which ये kind तो of कॉमन material, सेंस hard है ना। material। क्या कह रहे हो आयुष? ये तो कॉमन सेंस है ना कि ब्रास रॉड से ज्यादा आवाज आएगी। वुड से भी तो आ सकती है, कोई धोखे में जा सकता है, इनफैक्ट गए हैं 2 लोग धोखे में, एक पर्सन ने प्लास्टिक भी कहा है। खैर, दैट्स अनदर इशू, आई एम नॉट रिवीलिंग द नेम्स बट आई एम स्टिल सेइंग, जिन्होंने भी सर आप 3 ग्रुप पे लोगों ने, भेजोगे नंबर? आर यू सीरियस? wood is not a hard material if you compare it with metal, it's डेंसिटी सर। काफी लो डेंसिटी है, पानी में फेंको वुड फ्लोट करने लग जाती है। चलो नेक्स्ट, आई थिंक बस यही है 10 क्वेश्चंस। रीड करो यार, अब क्या तुम लोग को बताएं बस। सर अब ये मार्क्स ग्रुप पे भेजोगे? कोर्स, तो और क्यों टेस्ट लिए है? सीखो, लर्न विद योर मिस्टेक्स एंड आगे बढ़ो। कब कन्फ्रंट फर्स्ट वाला तो क्लोजर, गलती से हो गया सर। क्लोजर सर समझते हो? विक्रम वाला तो पता ही नहीं था। अरे ये बताओ, क्लोजर समझते हो? नहीं। नहीं, they do not naturally occur and they have to be manufactured or made in the laboratories. चलो let's start. So कुछ exceptions से शुरू करते हैं आज की क्लास।
फर्स्ट एक्सेप्शन है, सबको पता है, द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मर्क्यूरी. नेक्स्ट, नॉट जस्ट मर्क्यूरी, स्लाइटली अबव जाओ तो गैलियम, सीजियम, रुबिडियम भी हैं. How do we know so much about that elements? We don't know much, Vedant. तुमने शायद गौर नहीं किया. We don't know much about those elements because कौन से? they are not stable in nature. Once you make them ना, तो you won't find them to exist for long period of time. कौन से? टॉय एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 118 है. सबको पता है ना 118 एलिमेंट्स एक्सेप्ट किए गए हैं IUPAC के द्वारा इन द पीरियोडिक टेबल. टॉय एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 118 है, 120, 122, सो ऑन लाइक दैट. सो दे आर आर्टिफिशियल, ऑफ कोर्स, यू गेस्ड इट. ओके, वैसे इतने ज्यादा और आ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा. इट्स जस्ट अ प्रपोजल वेदांत कि उनको पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड किया जाए, ऑफ कोर्स, बट एज ऑफ ना IUPAC ने उसको डिक्लेयर नहीं किया कि हम करेंगे. दे आर वेटिंग फॉर दैट. आई डोंट नो, मैं उतना डिटेल में उनके नहीं गया कि क्यों उन्होंने इंक्लूड नहीं किया, बट लेट्स सी. सो आज के टेस्ट से और एक चीज पता चली क्या, कि द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन, एंड द ओनली नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, जो चमकदार है, चमकीला है, डायमंड. आयोडीन. हाँ, डायमंड. डायमंड से डायमंड एक एलोट्रोप है यार. आयोडीन भी हो सकता है. आयोडीन आपको पहले आंसर करना है. आयोडीन इज द प्रेफरेबल आंसर. लिखो सब लोग. कोल आज बोल सकते हैं? आज की फर्स्ट. क्या कोल? Yes. नहीं यार, कोल एक कॉम्पोजिट कार्बन का. सब्सटेंस है यार. हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं ना. तो कोल इज composed of many different compounds and कंपाउंड हो गया ना कोल तो of कार्बन course, हाँ. First line लिखो सब लोग. Bromine is the only non-metal which is liquid at room temperature, and iodine is the only non-metal. तो ब्रोमीन से आगे क्या था? सर Bromine is the only non-metal which is liquid at room temperature. हाँ चिराग बोलो. मैं कह रहा था कि जैसे अभी आपने इसमें ब्रोमीन का दिया था ऑप्शन, पर ये बुक में तो कहीं मेंशन नहीं है, तो सर बुक में मेंशन है, ये रहा सामने. एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड, सामने लिखा है. ठीक है, लिखो सेकेंड लाइन. आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल which is lustrous. वैसे नॉन मेटल्स की पहचान है उनके कैसे, शाइनी या डल अपीयरेंस? डल. तो ये उनमें एक्सेप्शन आता है. आयोडीन इज एन एक्सेप्शन. ओके, फ्यू एग्जांपल्स आई थिंक यू ऑलरेडी नो. और अगर किसी ने गौर किया, जो टेस्ट था आज का, उसका जो मेन पिक्चर था उसमें पीरियोडिक टेबल बना हुआ था. मोस्ट ऑफ द मेटल्स वेर ग्रे इन कलर एंड few of them which were non-metals to the right. तो उनमें अगर आपका ध्यान जा रहा है पीरियोडिक टेबल में, तो these are few examples like carbon, sulfur, iodine, oxygen and hydrogen. Okay, remember hydrogen is one of the most basic non-metal. Okay, but again periodic classification chapter में इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होगी कि हाइड्रोजन completely उसको मेटल की कैटेगरी में रखते हैं या नॉन मेटल की कैटेगरी में. ओके, नेक्स्ट देखो ये एक्टिविटी 3.7 में कहते हैं कि कलेक्ट सम सैंपल्स ऑफ कार्बन, सल्फर, आयोडीन, कैरी आउट विच एक्टिविटीज. जो 3.1, 3.4 और 3.6 हमने परफॉर्म की थी. पता है 3.1 क्या थी एक्टिविटी? बीटिंग ऑफ मेटल्स. याद है किसी को? यस जिसपे मैंने शायद तुम लोग को होमवर्क भी दिया था कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इनटू द ऑर्डर ऑफ, नहीं सॉरी, रबिंग देम विद सैंड पेपर. सॉरी, फर्स्ट एक्टिविटी थी कि उनका अपीयरेंस शाइनी है या डल. एक्टिविटी 3.1 से यही प्रूव होता है, राइट? मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर कर दीजिए. Sir, some ammeter comes with 4 terminals. Why? एक मिनट आयुष, एक मिनट यार. ऐसे बीच में क्लास में एक टाइम असाइन कर दूंगा, क्लास के ना लास्ट 5 to 10 मिनट्स में हम ये डिस्कशन में जाएंगे. ऐसे ना सर ये थोड़ा वर्कशीट में था ना, इसलिए पूछा. थोड़ा फ्लो ब्रेक हो जाता है. ओके सर. ठीक है, एक मिनट. वेदांत, fullerene is a allotrope of carbon which is recently discovered. Is it shiny? I'm not sure. I haven't much read about fullerene, but yes, it is an allotrope of carbon. C60 fullerene. Okay, 3.1 से क्या पता चलता है? Metals have shiny surface.
3.4 से क्या पता चलता, और हाँ 3.2 से क्या पता चलता है कि metals The are hardness. hard except not brittle. except sodium and brittle नहीं, they are hard. पोटेशियम वही not brittle. हाँ नॉट ब्रिटल, अच्छा तुमने नॉट ब्रिटल का। और 3.4 से क्या पता चलता है? सोनरस नहीं नहीं 3.4 देखो, डक्टिलिटी ये है list the metals whose wire can be drained, ductility। तो ये एक्टिविटी जब आप इनसे परफॉर्म करोगे, किन से? कार्बन, ठीक है, सल्फर, आयोडीन, तो व्हाट विल यू नोटिस? दे विल फेल टेरिबली, miserably, they will fail in this test, right? Okay, Yes, sir. next। तो हाँ ये एक्सेप्शन सबको पता है, मर्करी इज द ओनली मेटल टू बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और हाँ इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोर्स, हाँ हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या? लो मेल्टिंग पॉइंट No sir. लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो लिक्विड स्टेट में। अच्छा एक चीज याद रखना, किसी ने गौर किया लेड एंड मर्क्यूरी को पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहा गया है, although they are metals। they may ask you the reason, they may, I'm saying बहुत कम चांस है कि why mercury is तो उसकी प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं क्या है? वो उसको हाँ why मैं बता रहा हूँ, why mercury is the only metal which is poor conductor। mercury is one of the poorest conductor of heat because of its special electronic configuration that does not allow its electron to leave the atom completely। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, metals के बारे सबको पता है, they have free electrons, very few electrons, I mean very much of the free electrons they have, right? but mercury अपने free electrons को उतना free movement allow नहीं करता है due to its some special electronic configuration, so that's the answer। okay, and देखो यहाँ साफ लिखा है if you keep them in on your palm, मतलब बॉडी टेम्परेचर के कांटेक्ट में लेकर आए ना, और बॉडी Yes, टेम्परेचर sir. कितना होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस, तो गैलियम एंड सीजियम विल मेल्ट। नेक्स्ट, आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल व्हिच इज लस्ट्रस, ये डिस्कस कर लिया हमने। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम एलोट्रोप्स कहते हैं, जैसे डायमंड, ग्राफाइट, फिर फुलरीन, ठीक है, जिसमें से डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस येट नोन एंड वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। okay, and this is the one of the allotrope of carbon, what? Graphite, which conducts electricity। graphite के in fact rods भी होते हैं पता, use Yes, sir. as Allotrope का meaning क्या होता electrode। है? allotrope मतलब different forms of a certain element, उस certain element के एकदम pure form है आदित्य, लेकिन arrangement of atoms slightly different है, वो different arrangement gives birth to different structures with different properties। शायद तुमने पक्का न्यूज में देखा होगा ग्राफीन के बारे, याद है? सुना है नाम कभी? क्लास के बाद जाके गूगल कर लेना, ग्राफीन एक बहुत ही फैंटास्टिक मटेरियल है, ये भी एक एलोट्रोप है कार्बन का। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, इतना हार्ड है कि तुम स्पेस से एक पतली सी केबल अटैच करो, स्पेस में कोई स्पेस स्टेशन है, टिल अर्थ क्रस्ट तक उसको पकड़ के रखेगा। काफी हाई है डेंसिटी, आई मीन टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी, और गुड कंडक्टर, एक्सेलेंट कंडक्टर है इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं हाँ ये यार allotrope होते हैं यार carbon के। देखो कार्बन मेटल नॉन मेटल है ना, तो उसके एलोट्रोप्स भी नॉन मेटल है, क्योंकि एलोट्रोप्स मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, बट रीअरेंजमेंट उनकी क्या है? Different. डिफरेंट। Different है। Different। ठीक, तो allotrope कंपाउंड में क्या करते हो? एलोट्रोप प्योर फॉर्म ऑफ अ certain element है with different arrangements of the atoms giving birth to new physical and chemical properties। तो मुझे एलोट्रोप समझ नहीं आ रहा। क्या कह रही हो सानवी? एलोट्रोप समझ नहीं आ रहा। ठीक है, देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पता है? Yes. कुछ ऐसा 3D शेप, अरे क्या है टेट्राहेड्रल यार। फिर ऐसे तो और कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे हम? यार ये 3D स्ट्रक्चर है ना,
जैसे देखो, ये शेप नहीं देखी तुम लोगों ने, बेसिक सॉलिड शेप, बेसिक पिरामिड 2D। जैसी है। पिरामिड। हाँ, बेसिक 2D शेप क्या है, सबको पता है, ट्रायंगल। इससे इससे सिंपल कोई पॉलीगन है ही नहीं। उसी तरह बेसिक सॉलिड, सॉलिड मतलब 3D शेप है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब देखो कार्बन एटम्स अगर ऐसे चेन में है अरेंज्ड, तो दे विल मोस्ट लाइकली गिव राइज टू, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं, क्या पिरामिड नाम था, चेन रिएक्शन। नहीं नहीं नहीं, जो हट गया आपके पोर्शन से, कार्बन चैप्टर में है। आइसोमेरिज्म। नहीं, आइसोमेरिज्म नहीं कहते, कैटिनेशन। क्या कहते हैं इसको, कैटिनेशन। कार्बन एटम्स हैव दिस टेंडेंसी टू फॉर्म वेरी लॉन्ग चेन्स, लीनियर चेन्स भी, लीनियर चेन्स। तो इसके चलते कुछ जो कंपाउंड्स बनते हैं उनके अलग स्ट्रक्चर भी होते हैं, आपको स्ट्रक्चर है ही, एक लाइन, सीधी लाइन में बने, और ये 3D शेप में बने। प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। तो प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट हो, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द atoms. So this different arrangement gives birth to allotropes of that particular element. ठीक है, तुम्हारे पास 100, सपोज 100 कार्बन एटम है, तुमने सारे 100 कार्बन एटम्स को एक लीनियर चेन में अटैच कर दिया। तो सपोज मान लो एक मटेरियल बना जिसको तुमने X नाम दे दिया। अब उन्हीं 100 कार्बन एटम्स को तुमने ऐसे अरेंज किया, देखो एक क्यूब शेप में। अब उसकी एकदम प्रॉपर्टी एकदम से अलग है कंपेयर टू जो तुमने लीनियर स्ट्रक्चर बनाया। क्या अलग है सर? ये बहुत बड़ी अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, जबकि इसका बेसिक एलिमेंट क्या है, कार्बन, और कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है, डायमंड को देख लो, वो भी प्योर कार्बन है, लेकिन ड्यू टू टीट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स वो नहीं करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्राफाइट वो भी प्योर कार्बन का बना है, वो बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द कार्बन के एटम्स, कितने एलेक्ट्रोप हैं? बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं, मुझे पता नहीं है कितने हैं, 100 हैं, 50 हैं, बट बहुत सारे हैं। तो समझ में आया, एलोट्रोप आर द different materials of the same element in which atoms are arranged differently. Different arrangement gives birth to different allotropes. Clear है? एलोट्रोप्स केमिकल प्रॉपर्टीज में भी अलग होते हैं। सानवी, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी अलग होती हैं, Yes, केमिकल एंड फिजिकल। नेक्स्ट, चेक दिस आउट। आई होप ये क्लियर है। याद रखना, डायमंड एक बहुत ही स्पेशल एलोट्रोप है कार्बन का, जो कि काफी हार्ड है एंड विद हाई इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ग्राफाइट ऑन द अदर हैंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज आपसे पूछ सकते हैं, इसको नोट करो, ग्राफाइट रॉड्स लिखो, आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। राइट इट डाउन, ग्राफाइट रॉड्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर फ्यूजन को रोकने से। पहले लिखो, ग्राफाइट रॉड्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू absorb harmful radiation, to absorb harmful radiation and also control and also सर हार्मफुल, सर हार्मफुल क्या क्या था? radiation, absorb harmful radiation and to control rate of nuclear fission reaction. ठीक है, रेट कितनी तेजी से वो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, मतलब कितने फास्ट और कितने स्लो। ठीक है, ग्राफाइट रॉड्स बहुत क्रिटिकल है उस प्रोसेस में, बहुत ज़्यादा। ग्राफाइट की वॉल्स होती हैं इनफैक्ट। ठीक है, ग्राफाइट की वॉल्स बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों के लिए अंडरग्राउंड स्पेसेस बनाए जाते हैं, टनल्स, ताकि जब मान लो कल को न्यूक्लियर बंकर बॉम्बार्डमेंट होती है ना, तो उनको उन क्या वर्ड का तुमने आदित्य? बंकर। हाँ, उन बंकर्स के अंदर फिर उनको भेज देते हैं ताकि वो रेडिएशन से बचे रहें। सर आप ये बता चुके हो, क्या चीज़? ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम बता चुके हो। हाँ, इसलिए मैंने उसके साथ रिलेट किया। नेक्स्ट, एल्कली मेटल। कंट्रोल से एंड में करते हैं। कंट्रोल करते तुम जितना इंसर्ट करोगे उनको, ठीक है,
फ्यूल सेल्स होते हैं यूरेनियम के, रेडियो एक्टिव मेटल के, ठीक है, वो न्यूट्रॉन्स के साथ बॉम्बार्ड किए जाते हैं। तुम जितना न्यूक्लियर उनकी बॉम्बार्डमेंट ऐसे समझ लो जैसे तुमने बुलेट चलाई, ठीक है, तुमने सपोज वॉल को हिट किया, जब बुलेट वॉल को हिट करेगी तो क्या करेगी, जहां जिस पर्टिकुलर स्पॉट पे हिट करेगी मटेरियल एकदम तितर बितर हो जाएंगे ना, आई मीन दे डिप्रेशन विल क्रिएट दे कर विल देगा। दे विल व्हाट मूव इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। सिमिलरली न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक हाई स्पीड न्यूट्रॉन बहुत स्पीड से एक यूरेनियम एटम के न्यूक्लियस में के साथ जब टकराता है तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर के लेवल पे वो यूरेनियम एटम डिफरेंट एलिमेंट्स में टूट जाता है, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स मोर 3 बुलेट्स। एक बुलेट फायर की तुमने, डिवाइड होने लगते हैं। एक बुलेट फायर की तो वो बदले में और 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है विद रेडियो एक्टिव elements and plus heat. That heat is used by the water to turn it into steam and then sent into the वो क्या कहते हैं टरबाइन। लेकिन वो जो 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकले ना, अब वो 3 और कितने न्यूट्रॉन्स को जन्म देंगे अगर टकरा गए वो, 3 into 3 9। 9 अब वो 9 किसको और जन्म देंगे, 27, 3 की 27 पावर चलेगी। तो ऐसे तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया ऐसे को। तो कंट्रोल करने के लिए ग्राफाइट रॉड्स को इंसर्ट किया जाता है ताकि वो अब्जॉर्ब कर ले इन हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट देखो, एल्कली मेटल किन्हें कहते हैं पता, याद रखना, फर्स्ट ग्रुप मेटल्स को कहते हैं एल्कली मेटल्स। किसी को याद है फर्स्ट ग्रुप मेटल में क्या थे, फर्स्ट ग्रुप सर में? हाइड्रोजन सॉरी लिथियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सोडियम, को भूल जाओ, पोटेशियम, गुड, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम हीलियम। एंड सो ऑन। याद रखना दे आर very reactive in the reactivity series, Scandium. everyone knows. Scandium, I think scandium नहीं है, नहीं सर, हीलियम, ठीक है। याद रखना इनके एक्सेप्शंस क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी इजिली कट विद नाइफ एंड वेरी रिएक्टिव, दे आर राइट। तो लिथियम भी होगा। लिथियम भी याद रखना, इसका रीजन कोई पूछ देना कि इनकी डेंसिटी क्यों लो है, लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स किन की, पोटेशियम और सोडियम की। दिस इज द रीजन, एल्कली मेटल्स। of course this is the reason actually they can be cut with soft knife, okay। हैलोजेंस भी तो रिएक्ट करते हैं। हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ करते हैं यार, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये एल्कली का मेटल्स है मतलब ना, क्या होता ये मेटल्स है। एल्कली उन्हें कहते हैं, आयुष लिख लो सब लोग, एल्कली मेटल्स आर those metals, ऐसे लिखो, alkali metals are very high reactive metals which when सर हाई से हाई का आगे क्या था? high reactive, मैंने कहा ना highly reactive, alkali metals are very, मैंने क्या कहा था, कोई रिपीट कर दो, हाईली रिएक्टिव। highly reactive हाई metals, रिएक्टिव मेटल्स। highly reactive metals which form strong bases, ठीक है, strong base भी चलेगा, strong base when reacted with chloride, fluoride elements। तो इनकी जब आप pH वैल्यू चेक करोगे, जैसे एक मिनट रुको, गाइस इस लाइन को कट करो, सो सॉरी, दे विल फॉर्म हाई बेस, नहीं ऐसा लिखो, दे आर हाईली डिसॉल्वेबल, देखो दे आर हाईली डिसॉल्वेबल, अरे एसिड बेस में था कि अल्कलाइन बेस में। हाँ मैं लिख देता हूँ, दे फॉर्म हाईली डिसॉल्वेबल compounds, highly dissolvable,
अरे यार मैं लैंग्वेज नहीं फ्रेम कर पा रहा हूँ, एक मिनट रुको। highly dissolvable जो वाटर में बहुत जल्दी bases, मिक्स हो जाते हैं, क्या बोलोगे उसे? आयोनाइज, नहीं यार, आयोनाइज नहीं। soluble, highly हाँ हाँ, soluble, यस यस यस, ये बेटर है। लिखो दे आर हाईली सॉल्युबल सर यार वो aqueous वर्ड क्या solution था? soluble compound. जस्ट अ मिनट। aqueous नहीं, बस लिख लो हाईली सॉल्युबल कंपाउंड्स इन वाटर। मैं इस पे बाद में क्लैरिफाई करूंगा किस तरह के पर्टिकुलरली, खासकर उसके बेसिस होते हैं जो हाईली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन्हीं को कहते हैं अल्कलाइन, मतलब बेसिसिटी सर उनकी हाई, साइड वाले उनके अल्कलाइन उनकी बेसिसिटी हाई होती है। बेसिक पीएच वैल्यू जो होती है ना, हाई होती है। तो उनके साइड वाले वही है ना, क्या कहते हैं उनको? हाँ सर बेरिलियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम, हाँ बेरिलियम और ये, ठीक है। ये एक्टिविटी देखो, बस लिख लो दे आर हाईली सॉल्युबल कंपाउंड्स इन वाटर। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.8, टेक अ मैग्नीशियम रिबन। आई थिंक ये सबको पता है, ये फर्स्ट एक्टिविटी ही थी फर्स्ट चैप्टर की, कि रिबन, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो किस कलर में वो ग्लो होता है? वाइट, ठीक है, ब्राइट वाइट कलर। जिंक एंड हाँ, उसको बर्न करने के लिए हमें याद करो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पहले सप्लाई करनी पड़ती है। जब बर्न हो जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। और वो जब पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या पता चलता है उसकी सॉल्यूशन बेसिक है या एसिडिक है? बेसिक, basic, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन बेसिक इन नेचर, नेचर, यस, ठीक है। Yes, sir. तो वो क्या करेंगे? रेड लिटमस के कलर को चेंज करेंगे या ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज करेंगे? रेड, red, रेड को Red ब्लू to में blue. कन्वर्ट कर देंगे, ओके, बिकॉज दे आर बेस। नेक्स्ट पार्ट इज दैट is a product formed on burning sulfuric acid or basic? Of course they are basic. And can you write the equation of these reactions? ठीक है, लिख दोगे ना? ये एक रिएक्शन तो लिखा हुआ है, ओके ओके। नेक्स्ट, most non-metals produce acidic oxides when dissolve in water. यहाँ बात हो रही है नॉन मेटल्स की, जैसे SO2, CO2 और NO2, सारे नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हैं। एंड गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स, कौन? मेटल ऑक्साइड्स, जैसे तो हाइड्रोजन क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड यूजुअली न्यूट्रल होता है, जिसका रिएक्शन, जिसका एग्जांपल है वाटर, NaO, Na2O हो जाएगा, राइट, और K2O, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिख लेना। ये ग्रीन वाले क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड्स, जो Basic. क्या नेचर है? बेसिक। और ये ब्लू वाले नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, एसिडिक इन नेचर। ओके, मूविंग ऑन। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज, ये बहुत सिंपल है, लिक्विड कौन है रूम टेम्परेचर में? मर्क्यूरी, विच कैन बी इजीली कट विद नाइफ। दो ऑप्शन है, सोडियम एंड Sodium पोटेशियम, and potassium. हाँ। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर। कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर भी दे सकते हो, सिल्वर भी दे सकते हो। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड, लेड और lead and मर्क्यूरी। mercury, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल, सबको पता है, आज तो क्लियर हो गया टेस्ट के बाद कि मेलेबिलिटी रेफर्स टू, हाँ, metal to be able to drawn into thin sheets. Ductility refers to the property of metals to be drawn into thin wires. thin Next, wires, chemical properties की अगर हम बात करें, check this out. Chemical property याद कर, I mean शुरू करने से पहले I expect सबको वो याद होना चाहिए. Please stop calling me a zebra. Instead, try learning how copper saves gold. Reactivity ये series. याद है। What about others? सब लोग इतना चुप क्यों हैं? बाकी लोग बस, कुछ लोग ही बस बोल रहे और हैं। इसका एक हिंदी वर्जन भी आता है ना, बहुत वर्जन है यार,
एक सर ने तो ऐसे ऐसे जोक्स मारी हैं पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए, तो Yes, sir. वायरल हो गया उनका वीडियो शायरी. बहुत ज्यादा। लड़कियों, बाकी लड़कों बताओ यार क्या इशू है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ीब्रा, इनसे ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। पता है रिएक्टिविटी सीरीज? याद है सर। ओके यस सर। ठीक है, याद करना। शायद मैंने लिखवाया भी था कि शुरू के जो 3 से 4 हैं, मतलब पोटेशियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी से है मैग्नीशियम, ये काफी रिएक्टिव हैं। शुरू के ये दो तो काफी रिएक्टिव हैं, इनफैक्ट कैल्शियम भी रिएक्टिव है बट ओके ओके टाइप से, कह लो मॉडरेटली रिएक्टिव है, लेकिन ये तो भाई काफी ज्यादा रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव। तुम्हें पता है मैग्नीशियम, कोई पूछ ले तुमसे नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर, किसके साथ जल्दी रिएक्ट करेगा? व्हाट डू यू थिंक? हॉट सर हॉट वाटर। हॉट वाटर। hot water। अच्छा, क्यों भाई? रिएक्ट सबके साथ सर क्योंकि ये क्या नाम है कैल्शियम दो ऑप्शन है याद रखना, हाईली हॉट या एनर्जेटिक कोल्ड। होता है। हाईली Hot एनर्जेटिक water। होता है, नहीं सब क्योंकि रूम टेम्परेचर में नहीं होता बॉन्ड, तो इसलिए ठीक है। ज्यादा ऐसा इसका होगा। टेम्परेचर ज्यादा है चाहिए इसलिए। होगी सर। ठीक, सुनो ध्यान से सुनना, दोनों से वो, ठीक है, काफी हाई रेट से रिएक्ट करेगा। दोनों के अपने रीजंस हैं। हॉट वाटर का पता क्या रीजन है? सबको पता है, हॉट वाटर इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। हॉट वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत कम होता है, पता है ना? Yes, sir. पानी उबालते हो पैन में, वो क्या बुलबुले नीचे से निकलते हैं, डिजॉल्व्ड Oxygen. ऑक्सीजन बाहर आते रहता है वाटर का। ये मत सोचना कि वो सर वो वाटर वेपर है, नहीं, दैट्स ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द वाटर कमिंग आउट। अच्छा, मतलब सर यहाँ ऑक्सीजन तो नहीं है, दैट विल ऑल्सो सपोर्ट द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, water लेकिन के इनकी साथ तो करेगा काइनेटिक ही। एनर्जी, बहुत ज्यादा है क्योंकि ये हॉट है, ठीक है। कोल्ड वाटर ऑन दी अदर हैंड, इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है, राइट? तो वो हाईली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कोल्ड वाटर के साथ इसको, ठीक है, हाईली रिएक्टिव बनाता है विद कोल्ड वाटर। तो अपने अपने इनके रीजंस है, उसकी हाई काइनेटिक एनर्जी और इसमें ज्यादा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो मैं ये कह रहा था, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है। तो सर दोनों के साथ रिएक्ट कर लेगा। दोनों के साथ करता है, लेकिन ज्यादा पता किसके साथ करेगा? हॉट, ठीक है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर क्या था? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ। ये तो रेफरेंस है, इसे भूल जाओ, रेफरेंस समझते हो ना? इससे तुलना करते हैं सबकी। हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। हाइड्रोजन इतना नीचे तब भी से हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट सर होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सर बॉन्ड, सर BOND। हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ना। सर बॉम्ब Sir, bomb. अच्छा बॉम्ब, ओह हाइड्रोजन बॉम्ब यार न्यूक्लियर रिएक्शन पे बेस्ड है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं है आदित्य, ठीक है? भी ओके चेन रिएक्शन तो होती है उसकी। भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन है वो, पापा हैं उसके फिजन के, फिजन कुछ नहीं उसके सामने। दिस इज द एनर्जी सीक्रेट ऑफ स्टार्स। स्टार्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट क्यों एमिट करते हैं? ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन? फ्यूजन, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन। स्टार्स तो फिजन के चलते होते हैं ना, फ्यूजन के चलते तो अर्थ को। अच्छा, याद रखना है, 2 वर्ड्स में कभी सर ना वो कंफ्यूज चैप्टर करना। सर हट गया ना। फ्यूजन मतलब जोड़ना चीजों को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम बनाते हैं, और फिजन मतलब तोड़ना, ठीक है? सर इस चैप्टर में क्या क्या रिमूव हो गया है? इस पर्टिकुलर चैप्टर में यस सर। वो एक्सट्रैक्शन ऑफ लास्ट मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और उनकी वो थी ना, क्या थी? ओर्स के नाम थे। कैल्सिनेशन, हाँ, ओर्स, और हाँ सर एक्सट्रैक्शन ऑफ लास्ट में डिफरेंट मेटल्स बेस्ड ऑन द कोरोजन रिएक्टिविटी। वाला। हाँ, वो वाला पार्ट भी इरेज हो गया, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। चलो आज हम जाने से पहले कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज विजिट कर लेते हैं। याद रखना नेक्स्ट क्लास में आई कैन टेक योर सरप्राइज टेस्ट बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव रेड, तो कर लेना। लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, हेडिंग दो। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, देखो ध्यान से, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स
are reacted with ऑक्सीजन oxygen. सबको पता है burning is in which process? Reduction या oxidation? ऑक्सीडेशन। Okay. Oxidation. Now, सर हाँ सर रिडॉक्स से जुड़ा हुआ सवाल था कि फॉन्ट टेबल क्या होता है? क्या चीज? फॉन्ट टेबल। Font table. यस सर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। FONTABLE. यस सर। मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा font table. सर मैम ने बताया था इसमें कोई रिडॉक्स रिएक्शन से जुड़ा हुआ था ये। पता फ्लोरीन नहीं font table क्या है. Redox reaction की बात कर रहे हो तो actually में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे। I have heard this for the first time, so I'll look at it कि ये है क्या after the class, but not right now. I don't think font table कहीं NCERT में है, तो extra information है, तो least importance दो से. खैर सीखने के लिए you can go through it. So I was saying कि when they burn in air, some of the metals burn readily based on their reactivity and some do not. तो आपको इसमें रिएक्शंस में देखो ये याद रखने की कलर चेंज क्या होता है. जैसे इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉपर व्हेन बर्न्स इन ऑक्सीजन फॉर्म्स कॉपर टू ऑक्साइड व्हिच इज ब्लैक इन कलर. अभी अभी हमने एक देखा कि मैग्नीशियम व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हिच इज White. वाइट इन कलर. यहाँ पे एल्यूमिनियम, क्या ये बर्निंग है एल्यूमिनियम की या ऑक्सीडेशन प्रोसेस है? ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है इन द सेंस कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। इन द सेंस जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ ऋषभ भाई ग्रुप पे जाएंगे मार्क्स, मैंने बताया था पहले. इन द सेंस कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बंसन बर्नर सबको पता है ना. यस सर। You don't have to supply some heat energy to aluminium, right, in order for it to react with oxygen. इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी. ये सब 11th में पढ़ोगे. The point I'm trying to say here is कि यहाँ एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, you don't burn it like literally provide heat energy, but yes you do provide heat energy in this case and in this case. ठीक है. यहाँ आपसे क्या पूछेंगे कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर है ये वरदान है. इट्स अ, क्या बोलेंगे वरदान को इंग्लिश में? बोन. इट्स अ Yes. बोन फॉर, Blessing. हाँ जो भी है. So it's a boon for aluminium because it does not corrode it further. It forms as a protective layer. It does not eats away the metal surface. Unlike आयरन Fe2O3 XH2O. याद है ना ये Rust. रस्ट का फॉर्मूला? यस सर बीच में डॉट होता है. ठीक. तो हमने क्या सीखा, एक चीज लिख लो. All metals oxidize, however they do so based on their reactivity. All metals oxidize, Sir. however they do so based on their reactivity. So कोई पूछ दे most reactive sodium और potassium, least gold, silver, titanium, moderate aluminium, magnesium, copper, iron. ठीक है. सबको पता है रस्टिंग 1 हफ्ता लगेगा या 1 महीना या 1 साल? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता बट काफी स्लो प्रोसेस है. वो भी तो ऑक्सीडेशन है, राइट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. बट बर्न करो मैग्नीशियम को, रेडिली बर्न हो जाएगा. ठीक. सर चलो आई थिंक टाइम ऑलमोस्ट ओवर. अब जो डाउट्स तुम लोगों को पूछने पूछ लो. क्या डाउट था बोलो. सर हमें आयुष. सबको ये लर्न करना पड़ेगा कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है. जैसे हाँ ये इस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैग्नीशियम क्यों नॉर्मल वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, व्हाई इट रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर सो रेडिली. क्योंकि आप बोलोगे इट इज नॉट मच रिएक्टिव लाइक सोडियम एंड पोटेशियम विच आर नहीं. अल्कली मेटल्स. तो सर कि जैसे आयरन करता है वाटर और ऑक्सीजन के साथ, कोई करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कोई करता है सल्फर के साथ.
तो सबका याद करना पड़ेगा जितने भी मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में। जो भी रिएक्शंस एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बस उस पे फोकस रहो, वो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि क्यों ये रिएक्शन हमें याद करना है। उसके पीछे मोटिवेशन भी ढूंढो कि क्यों करना है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन हमारे आसपास हमेशा प्रेजेंट है, तो और हम मेटल्स को डेली लाइफ में बहुत यूज़ भी करते हैं, तो जब उनके कांटेक्ट में रहते हैं रेगुलर बेसिस पे तो कैसे वो केमिकली चेंज होंगे ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, और तुम्हारे जो क्वेश्चन का आंसर है कि कुछ एमीटर्स में कितनी वायर्स होती हैं? 4 टर्मिनल्स होते हैं। 4 टर्मिनल्स, ये वर्कशीट का क्वेश्चन है यस सर, नहीं सर स्कूल के वर्कशीट का। कि पर्टिकुलर एग्जैक्टली बोले तो व्हाई सम एमीटर्स हैव 4 टर्मिनल्स? यस सर। पता नहीं यार, मैंने तो 2 ही टर्मिनल देखे हैं। अगर 4 हैं तो मे बी वो एसी और डीसी करंट दोनों को मेजर कर सकता है। ठीक है, मे बी मल्टीपर्पस एमीटर। ठीक है, क्योंकि एसी करंट और यस डीसी सर। करंट अलग अलग होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेट करता है। ठीक है, यहाँ देखो ये बस ये लास्ट चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो लेयर फॉर्म हो गई थी ना ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम, यू विल नोटिस कि ये मेटल ऑक्साइड है, तो इसका नेचर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? बेसिक। बेसिक। लेकिन ये एम्पोटेरिक होती है नेचर में। एम्पोटेरिक पता है? जो बेसिक और एसिडिक दोनों दोनों की अपने प्रॉपर्टी जो शो properties। करे। इसलिए एक बार इसे एसिड के साथ रिएक्ट करके देखा तो उसने एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस किया, और दूसरी बार जब बेस के साथ उसे रिएक्ट करवाया तो सोडियम एल्यूमिनेट विच इज अ सॉल्ट बिलोंगिंग टू द एल्यूमिनेट फैमिली एंड वाटर प्रोड्यूस किया। एंड यू नो व्हाट, चुपके से ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, क्या ये हीट भी प्रोड्यूस करेंगे? एक्चुअली यस, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, लिख लो इस चीज को कि these reaction, I mean these particular reactions, या बुक में ऐसे कुछ मार्क कर लो कि will produce heat, some amount of heat. AC ammeter has 2 but DC ammeter has 4 terminals. DC ammeter has 4 terminals. यस सर, नेट पे यही दिखा रहा है। अरे भाई नेट पे ना आ जाओ, मेरे पास खुद है DC ammeter, उसमें 2 टर्मिनल है। अगर 4 हैं तो मे बी वो, मेरा यही फर्स्ट गेस है कि AC और DC दोनों को मेजर करने के लिए यूज होता है। जरूरी नहीं 4 ही होम टर्मिनल्स फॉर डीसी मेजरमेंट, 2 से भी काम चलता है। ठीक है, आज हम लोग उतना नहीं पढ़ पाए, हमने एक्सेप्शंस पढ़ी और फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन कंसर्निंग विद विच मेटल्स, याद रखना कॉपर, एल्यूमिनियम, और हमने एल्यूमिनियम का कौन सा नेचर एक्सप्लोर किया? एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, और एम्फोटेरिक नेचर से फिर फर्दर क्वेश्चंस जिंक भी फॉर्म तो हो आएगा। सकते हैं। जिंक भी हाँ एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, एम्फोटेरिक कंपाउंड बेसिकली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क याद रखना सब लोग, और पढ़ो यार जो भी होमवर्क, ज़्यादा कहाँ थ्योरी है, बस इतना आपको ध्यान से पढ़ना है इसमें। ये पोर्शन समझ गए ना, वो एल्यूमिनियम वाले 2 रिएक्शंस से लेकर वहाँ तक जो एक्सेप्शन हमने शुरू की है। ठीक है, यही बेसिकली नॉन मेटल्स, तो कुछ ऐसा ज़्यादा कवर नहीं हुआ। ठीक है, जाने से पहले कोई डाउट कुछ पूछना हो किसी को? नहीं? Okay. All right. I'll see you Monday, which is tomorrow. Take care, everyone. Bye-bye. बाय Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। Thank you. Thank you.